कंफर्म करिएगा। स्क्रीन विजिबल है, पीपीटी दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, स्क्रीन? यस सर। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है, ओके ठीक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग के बीच में कहीं पर भी आपको कोई डाउट होगा या फिर किसी स्लाइड को लेके कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट ना। स्टार्ट। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो वेलकम टैली प्राइम रिलीज 4.1 और आज का एजेंडा हम लोग का इसी पे है। तो इस सेशन एजेंडा में हम लोग समझेंगे रिलीज 4.1 के दो अपडेट्स के बारे में। एक है आपका सिंप्लीफाइड एमएसएमईज पेमेंट कॉन्सेप्ट और सेकंड है आपका ई कॉमर्स रिपोर्ट इन जीएसटीआर 1। तो हम लोग बात करेंगे पहले एमएसएमईज पेमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब एमएसएमईज क्या हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, एक तरह का बिजनेस होता है। एमएसएमईज का फुल फॉर्म आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, ठीक है, या फिर नहीं भी जानते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है कंट्री का, ठीक है, एक तरीके से अर्थव्यवस्था की बैकबोन होता है, रीढ़ होता है। और इनमें हजारों करोड़ों हजारों लाखों तरह की नौकरियां प्रदान करने की क्षमता होती है। तो साथ ही साथ में ये कंट्री को डेवलप कराने में भी ग्रोथ करते हैं और इनका एक महत्वपूर्ण योगदान भी होता है कंट्री में। तो ये है इम्पोर्टेंस एमएसएमईज की। अब एमएसएमईज में रजिस्टर्ड कौन हो सकते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस एंड जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो हम और आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये स्मॉल है कि मीडियम है कि इंटरप्राइजेस है? तो माइक्रो में क्या है कि अगर किसी कस्टमर का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या फिर इन्वेस्टमेंट प्लांट में जो अपने बिजनेस में किया है वो 1 करोड़ से कम है तो हम उसे बोलेंगे माइक्रो बिजनेस। एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए या फिर जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, प्लांट किया है, 1 करोड़ से कम है, उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रो। सेकंड क्या है? स्मॉल। अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेल की बात हो रही है कि अगर टर्नओवर एनुअल आपका 50 करोड़ से कम है या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान आपका 10 करोड़ से कम है, उसे आप बोलेंगे स्मॉल कैटेगरी। और अगर मीडियम कब बोलेंगे? एनुअल टर्नओवर 2.5 करोड़ से कम है या फिर इन्वेस्टमेंट प्लांट आपका 5 करोड़ से कम है, उसे बोलेंगे मीडियम बिजनेस। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसे आप गूगल से भी कंफर्म कर सकते हैं, सारी चीज़ें वहीं से हैं। तो एमएससीबीज में रजिस्ट्रेशन होने का प्रोसेस क्या है? अगर कोई कस्टमर एमएससीबीज में रजिस्टर्ड होना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन होने के उस पर्सन को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसका बेनिफिट्स हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें आधार, पर्सनल डेट, पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट, बिजनेस एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको फिल करके सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका ओटीपी जैसे ईमेल और आईडी पे होता है, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे एमएसएमईज के बिजनेस में। तो ये है प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन होने का। अब एडवांटेज क्या है एमएसएमईज में रजिस्ट्रेशन होने के? क्या इसके फायदे होते हैं? तो कई सारे फायदे हैं। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप एक तरीके से लीगली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। गवर्नमेंट की जो भी पार्टिसिपेट स्कीम निकलती है, इंसेंटिव होती हैं, उसमें आप भागीदारी ले सकते हैं। सेकंड है आपका डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जो भी आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है उसमें एमएसएमईज में जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाती है या फिर पहले ऑप्शन दिया जाता है। तीसरा बेनिफिट्स आपको क्या मिलता है? इसमें आपका पेमेंट प्रोटेक्शन मिलता है।
गवर्नमेंट ना अभी आज के समय में एमएसएमईज को लेके काफ़ी अटेंशन में है कि एमएसएमईज का किसी भी तरीके से पेमेंट डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमएसएमईज का अगर पेमेंट डिले होगा तो कंट्री भी क्या होगी, धीरे ग्रोथ करेगी। तो आपको यहाँ पर पेमेंट प्रोटेक्शन भी मिल रहा है कि आपका पेमेंट टाइमली सप्लायर से या फिर कस्टमर से रिसीव हो जाएगा। फोर्थ क्या है आपका, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, कई सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और काफ़ी कम प्रोसेस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड फिफ्थ, बिजनेस को आप काफ़ी स्मूथ तरीके से रन कर सकते हैं। वैसे बिजनेस के लिए काफ़ी चीज़ें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी एक तरह का लाइसेंस है, जो अप्रूवल है कि आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। तो ये है इसके एडवांटेज एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होने के। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इन सब के बात में नहीं करेंगे कि लोन कैसे मिलता है, स्कीम में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होता है। हम लोग बात करेंगे प्रोमेंट प्रोटेक्शन, पेमेंट प्रोटेक्शन की। क्लियर? तो इसमें मेजर बेनिफिट्स, अब ये अप्लाई सिर्फ किसके लिए हुआ है, माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितने भी इसमें जितना भी क्या, अरे हाँ दे दो 10-5 रुपए चले। तो इसमें मेजर बेनिफिट्स क्या है कि जितने भी रजिस्टर्ड हैं, और ये सिर्फ ना जो रूल कॉन्सेप्ट है ये आपका माइक्रो और स्मॉल के लिए, तो इसमें टाइमली पेमेंट करना है आपको ड्यू डेट में। तो लेट्स समझते हैं कि क्रेडिट लिमिट क्या होगा एमएसएमईज के लिए। ठीक है, तो इसमें दो सिनेरियो है, पहला है आपका नो रिटर्न एग्रीमेंट और सेकंड है आपका रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है, सिनेरियो वन क्या कहता है, नो रिटर्न एग्रीमेंट। अगर आप, जैसे मेरी एक कंपनी है और आप मेरे बायर, एमएसएमईज एक्ट सेक्शन 15 ऐड किया गया है, लायबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट। तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्द से जल्द पेमेंट करे। कि सपोज आप हमारे कस्टमर हैं, मैंने आपको सेल किया पर्टिकुलर एक 50,000 का या फिर 1 लाख का माल, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें टाइमली पेमेंट करें। तो दो सिनेरियो है। नो रिटर्न एग्रीमेंट क्या कहता है, नो रिटर्न एग्रीमेंट में है क्या कॉन्सेप्ट, अब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीज़ हम लोग को अच्छे से समझनी है ताकि हम अपने कस्टमर को भी अच्छे से समझा पाए। अभी तक का किसी का कोई डाउट है? अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? देखिए, नहीं बोलेंगे तो हमको ऊपर से गाइडलाइंस मिली है कि जो ना बोलेगा आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि अटेंडीज 12 है और पार्टिसिपेट ना हो तो हम आपको रिमूव करें। अब मैं किसी 3 बार नाम रिपीट करूंगा, अगर 3 में आपने किसी ने रिप्लाई नहीं किया, चैट से लिखने से काम नहीं होगा, रिप्लाई आना चाहिए। नहीं आया हम आपको रिमूव कर देंगे। ओके सर। ठीक है, 3 बार नाम लेंगे, जवाब नहीं आया रिमूव कर देंगे, फिर आप जिससे चाहे आप उससे शिकायत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, ओके सर। तो नो रिटेन एग्रीमेंट में क्या है कि इसमें सपोज हमारी कंपनी है एसके एंटरप्राइजेस और आप हमारे क्लाइंट हैं, विश्वजीत हमारे क्या है, क्लाइंट है। तो हमारे और विश्वजीत के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि रिटेन एग्रीमेंट नहीं है, हम इनको सेल करते हैं, ये जब चाहे हमको पैसा दे देते हैं, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 30 दिन बाद, ऐसा कोई एग्रीमेंट टाइप का नहीं। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, तो नो क्रेडिट पीरियड एंड नो ऑब्जेक्शन। एक हमको ऑर्डर मिला 14 जनवरी को, फॉर एग्जांपल विश्वजीत ने हमसे ऑर्डर प्लेस किया होगा, हमको 14 जनवरी को मिला और मैंने उसको सप्लाई किया 3 फरवरी को, डेट ऑफ सप्लाई क्या है, 3 फरवरी है।
क्रेडिट पीरियड क्या है हमारे और विश्वजीत के बीच में 0 है। तो और विश्वजीत ने किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऑब्जेक्शन क्या है अभी हम लोग इसमें समझेंगे। ऑब्जेक्शन नहीं किया और विश्वजीत ने इसे एक्सेप्ट कर लिया 3 फरवरी को। तो उस हिसाब से नो रिटन एग्रीमेंट में क्या कहता है सेक्शन 15, अगर आपका और आपके क्लाइंट के बीच में कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो आपको विथ इन 15 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर विश्वजीत हमको पेमेंट करेंगे। तो उस हिसाब से ड्यू डेट विश्वजीत की बन जाती है 18 फरवरी 2024। याद रखिएगा नो रिटर्न एग्रीमेंट इसका मतलब 15 डेज के अंदर सामने वाला जो बायर है हमको पेमेंट करेगा, अदरवाइज उसको लेट इंटरेस्ट फीस लगेगी। सेकेंड सिनेरियो समझिए। नो क्रेडिट पीरियड, ऑब्जेक्शन विद इन 15 डेज। जो ऑब्जेक्शन क्या होता है, जैसे कि सपोज मैंने विश्वजीत को 5 स्टॉक सेंड किए, ठीक है। 5 स्टॉक जब जितने रिसीव किया तो उन्होंने देखा कि एक गुड डैमेज है या फिर खराब हो गया है, किसी भी तरीके से उनको नहीं चाहिए, रिजेक्शन करना है, तो उन्होंने रिटर्न कर दिया। ये उस ऑब्जेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ ऑर्डर 14 जनवरी, मैंने सप्लाई किया 3 फरवरी को, क्रेडिट पीरियड आप देख सकते हैं 0 है। और जब विश्वजीत को माल रिसीव हुआ तो उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया 10 फरवरी को कि ये माल हमको नहीं चाहिए या फिर किसी वजह से हमको रिटर्न करना है, ऑब्जेक्शन कर दिया। और उस ऑब्जेक्शन को मैंने सॉल्व किया 12 फरवरी को। तो इस केस में जब हमारा रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन होगा उस दिन से 15 दिन काउंट करेगा, ठीक है। अगर विथ इन 15 डेज करते हैं तो 12 तारीख से अगर आप 15 दिन जोड़ दें तो 27 फरवरी विश्वजीत की लास्ट डेट हो जाएगी पेमेंट करने का। थर्ड सिनेरियो क्या कहता है, नो क्रेडिट पीरियड एंड ऑब्जेक्शन आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो सेम वही सिनेरियो है, 3 फरवरी क्रेडिट 0 और ऑब्जेक्शन किया इन्होंने 20 फरवरी को, ठीक। 15 दिन इनके हो रहे थे 18 फरवरी को, लेकिन ऑब्जेक्शन रेज कब किया 20 फरवरी को। मैंने उसे रिमूव कब किया 22 फरवरी को। तो अगर आफ्टर 15 डेज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्शन का कोई भी रोल नहीं होगा, आपका 3 फरवरी से ही 15 दिन काउंट होगा। इट मींस विश्वजीत हमको 18 फरवरी को पेमेंट करेंगे। तो ये 3 सिनेरियो है आपका नो रिटर्न एग्रीमेंट, मतलब 15 डेज फिक्स। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? पेमेंट लेट में करते हैं तो पेमेंट लेट में करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेट फीस देनी पड़ेगी। अभी उसका आगे भी पीपीटी है, इंटरेस्ट कैसे लगेगा क्या लगेगा। क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट। नो रिटर्न में आप समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली नो रिटर्न तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है और कंडीशन आप 3 समझ सकते हैं। और ऑब्जेक्शन जो करेंगे आप विद इन 15 डेज के करना है। 15 डेज के अगर बाद करते हैं या आफ्टर करते हैं तो आपका वो काउंट नहीं होगा, 15 दिन के अंदर पेमेंट करना ही होगा। और ये कुछ ऐसा लिखा नहीं है, गवर्नमेंट का ये सेक्शन बोल रहा है, रूल है एक तरीके से। तो हमें प्रॉपर क्लाइंट को अच्छे से गाइड कर देना। सेकेंड सिनेरियो क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट में क्या है कि हमारे और कौन ले लेते हैं, मौसमी ना, मौसमी जी के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट हो गया कि मौसमी जी ने कहा कि सर हम आपको जो भी पेमेंट है 60 दिन के बाद कर पाएंगे या फिर 90 दिन के बाद कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट हो गया। तो उस केस में क्या होगा, तो समझिए फिर से। क्रेडिट पीरियड नो ऑब्जेक्शन 14 जनवरी, डेट ऑफ सप्लाई मैंने किया मौसमी जी को 3 फरवरी को, और हमारे और मौसमी जी के बीच में एग्रीमेंट था कितने 60 दिन का, फॉर एग्जांपल 60 दिन का। तो उस हिसाब से 3 फरवरी से लेके अगर आप 60 दिन जोड़ेंगे तो ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट हमारा बनना था 4 अप्रैल को,
इसका मतलब 4 अप्रैल को मौसमी जी हमको पेमेंट करेंगी, लास्ट डेट वही है। ऑब्जेक्शन क्या है? नो है। लेकिन ड्यू डेट एज पर सेक्शन 15, एज पर सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 में साफ साफ लिखा है कि अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 डेज, और अगर आपका एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज। भले ही आपने 60 दिन का, 70 दिन का, 80 दिन का एग्रीमेंट किया हो, आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना मैंडेटरी है। तो 3 फरवरी से 45 डेज आपका 20 मार्च 2024 का हो रहा है, तो मौसमी जी हमको 20 मार्च से पहले पेमेंट करेंगी। मैक्सिमम 45 डेज विथ एग्रीमेंट, याद रखिएगा। सेकंड क्या है? वही सेम चीज, क्रेडिट पीरियड। ऑब्जेक्शन मौसमी जी ने किया 15 डेज के अंदर, वही 3 फरवरी 60 डेज। 60 डेज के हिसाब से एग्रीमेंट में 4 अप्रैल आ रहा था, और ऑब्जेक्शन किया इन्होंने 10 फरवरी को। 12 फरवरी को मैंने उसको रिसॉल्व कर दिया, तो फिर 12 फरवरी से आपका 45 डेज काउंट होगा। उस हिसाब से 29 मार्च 2024 लास्ट डेट होगी इनको पेमेंट करने की। तीसरा सेम वही है, अगर आफ्टर 15 डेज करते हैं तो वो काउंट नहीं माना जाएगा, तो आपका 3 फरवरी से 45 डेज 20 मार्च को हो रहा है, जो यहाँ पर हो रहा था कंडीशन, सेम वही चीज अप्लाई हो जाएगी। तो मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम 45 डेज अगर आपका एग्रीमेंट है क्लाइंट के साथ तो, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 डेज से ज्यादा का क्रेडिट नहीं दे सकते। क्लियर है? यस सर। ओके। तो अभी किसी ने पूछा था लेट पेमेंट का क्या रहेगा कॉन्सेप्ट, तो इसमें सेक्शन 16 भी ऐड किया गया है, एक सेक्शन 15 ऐड किया गया है। अभी आप क्या देखें, सेक्शन 15 देखें कि क्या है कॉन्सेप्ट। सेक्शन 16 भी ऐड किया गया। सेक्शन 16 क्या कहता है? रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेबल। अगर अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, सपोज 20 मार्च का आपका लास्ट डेट था, आपने फरवरी का था, आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पेमेंट किया, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, और जितना भी जो क्राइटेरिया है स्टार्टिंग से लेके भी एंड तक जो समझेंगे आप लोग, वो ओनली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट अंडर सेक्शन 16 क्या कहता है? 3 टाइम बैंक रेट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये नोटिफिकेशन आरबीआई द्वारा जारी किया गया है, कंपाउंड मंथली। तो इन द करंट सिनेरियो दिस वुड बी 6.75% ऑफ डिले पेमेंट, और अगर आप और डिले करते जाते हैं तो आपका ये 20.25% कंपाउंड मंथली इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उस अमाउंट पे। तो सामने वाले को हमें देना होगा, सामने वाला सॉरी हमें देगा। तो ये है आपका करंट का इंटरेस्ट रेट। आगे चल के ये गड़बड़ भी सकता है। कोई डाउट? ओके। तो इसमें एक फॉर्म भी है, एमएसएमईज फॉर्म 1। ठीक है। तो ये एक तरह का फॉर्म है, ये जो फॉर्म फाइल कौन करेगा? एमएसएमईज इंटरप्राइजेस, जो एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है, आरओसी के अंदर में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, वो लोग एक फॉर्म भी फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे। वरना गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कौन पेमेंट टाइमली कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कौन डिले कर रहा है? तो जो डिले कर रहा है, नहीं किया है, तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट लगाएगी, और इंटरेस्ट लगाने के साथ साथ उसका जो अभी आगे समझेंगे एक्सपेंसेस वाला कॉन्सेप्ट, उसके इनकम में भी ऐड कर देगा, और इनकम टैक्स अलग से काटेगा। ठीक है। तो फॉर्म वन में क्या क्या है, चलिए समझ लेते हैं। फॉर्म 1 आपको जो भी एमएसएमईज में है वो साल में 2 बार सबमिट करना होगा उनको। अप्रैल से सितंबर 31 अक्टूबर को जाएगा, और अक्टूबर से मार्च 30 अप्रैल को जाएगा। साल में 2 बार फॉर्म सबमिट करना होगा। इस फॉर्म में जो एमएसएमईज एंटिटीज है वो इनवॉइस एक्सपीरियंस अपना मेंशन करेंगी
कि किस इनवॉइस का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, किसका डिले है, किसका ओवर ड्यू हो गया है और कितना ओवर ड्यू हो गया, ये सारा डिटेल इस फॉर्म के अंदर जाएगा। और यहाँ तक कि जो बिल क्लियर हो चुके हैं या फिर अनक्लियर है या फिर 45 डेज या फिर नो रिटर्न एग्रीमेंट है तो 15 डेज, ये सारा डिटेल आपको भेजना होगा, सबमिट करना होगा। बिल ओनली सिर्फ माइक्रो स्मॉल के लिए है, मीडियम के लिए नहीं है, इसमें कंसीडर किया गया है। और इन केस आप नहीं देते हैं तो 3 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है, ऐसा नोटिफिकेशन। ठीक है, और ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, जब हम फॉर्म 1 सबमिट करेंगे गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। नेक्स्ट, तो ये था एमएसएमईज का थ्योरिकल डोमेन पार्ट, हमें इतना पता होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सी जानकारी है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, बट एज अ रिसोर्स, टेली रिसोर्स, हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम क्लाइंट को गाइड कर पाए और इम्पोर्टेंस बता पाएँ कि आगे चल के क्या होने वाला है आपके साथ। तो सही सलाह सही समय पे देंगे तो वो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे और रिलीज को अपग्रेड करेंगे। तो प्रोडक्ट में कैसे इस सॉल्यूशन को ऐड किया गया है, चलिए उसको समझते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है 2 तरह के लोग के लिए है या फिर 2 तरह के बिजनेसेस के लिए। पहला जो एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है, जो धंधा करते हैं अपना, और जो दूसरा जो एमएसएमईज में रजिस्टर्ड तो नहीं है बट एमएसएमईज पार्टी से, क्लाइंट से डीलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह का सिनेरियो इसमें है। तो चलिए समझते हैं 4.1 में पहले उनका जो एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है क्या करेंगे वो लोग। अब तो एक सिनेरियो है, मिस्टर ओम है, केबीसीएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, इनका एक लेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और ये माइक्रो इंटरप्राइजेस उद्यम रजिस्टर्ड है, इनके पास सर्टिफिकेट भी है। तो ये क्या करेंगे, पहला स्टेप, तो पहला स्टेप ये करेंगे कि अपना जो उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है कंपनी में सेटअप करेंगे, फिल करेंगे। तो उसके लिए चलिए हम वीडियो नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर पे ले चलेंगे। सॉफ्टवेयर आप सभी के पास होगा ना, रिलीज क्योंकि आ चुकी है 4.1, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फिलहाल हम पूरा टैली पे लेके आ गए ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाए कैसे क्या है, वीडियो भी दिखाना चाहे तो दिखा सकते थे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, कंपनी के F11 फीचर्स पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद जैसे केबीसीएल क्या है, एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है, तो F11 फीचर्स पे जाएंगे, राइट में कंट्रोल आई मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एमएसएमईज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप माइक्रो है कि स्मॉल है और उद्यम नंबर टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से एमएसएमईज नंबर को ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल आई फिर से करते हैं, सो मोर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट डेज अलाउड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज बाय डिफॉल्ट सेट है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि विथ एग्रीमेंट 45 डेज मैक्सिमम, नो एग्रीमेंट 15 डेज, तो ये ऑलरेडी सेट है। तीसरा यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिल जाता है, इन केस बीच में आप माइक्रो से स्मॉल में चले गए, स्मॉल से मीडियम में चले गए, तो आप यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। ठीक, पहले मैं माइक्रो था, मेरा बिजनेस ग्रोथ कर गया, आगे बढ़ गए, तो हम माइक्रो से स्मॉल में चले गए, तो उसका नंबर और एप्लीकेबल डेट। कोई डाउट? क्लियर? सोमा मुखर्जी क्लियर है? तन्मय? हाँ सर, क्लियर है। चलिए, हाँ सर। यस सर। थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, अगर आपको हिंदी नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो हो सकता है थोड़ा समझ में आ रहा हो, बट बंगाली तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, वो तो बिल्कुल भी नहीं आता है हमको। तो आ रहा है समझ में हिंदी?
हाँ Yes, सर, sir. हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? चल नहीं सर। तो अब चलते हैं पीपीटी पे। हाँ, तो आपने अभी देखा कि किस तरीके से एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड बिजनेस है वो अपना नंबर ऐड करेंगे कंपनी में। सेकंड क्या है कि प्रिंट कंपनी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवॉइस एंड रिपोर्ट। तो अगर हमें जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर हम उनको बताएंगे नहीं तो वो टाइमली पेमेंट करेंगे नहीं, और बेवजह क्या होगा, उनको लेट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बताने के दो तरीके हैं। एक पहला तरीका क्या है कि आप जब भी इनवॉइस काटिए तो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करके दीजिए, तो सामने वाले को आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका यही है, तो फिर आप कॉल करके सभी क्लाइंट को बताइए कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, आप हमको टाइमली पेमेंट करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी टैली में ऐड की गई है कि सेल इनवॉइस में प्रिंट कर सकते हैं और रिपोर्ट में भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं टैली में। तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे, एक एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड है, डे बुक बंधन, और कंट्रोल पी जब आप करेंगे एंड प्रीव्यू में जाएंगे, जूम करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी का दिख रहा है और किस टाइप का है, माइक्रो स्मॉल है, वो दिखाई दे रहा है। अब ये चीज आएगा कैसे, इसके लिए सिंपल सभी को पता है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ पर सर्च करना है उद्यम, तो इस ऑप्शन को यस करेंगे तभी आएगा, अगर ये नो है तो नहीं आएगा। तो ये तो हो गया आपका इनवॉइस का, किसी में चाहिए तो यस करिए, जिसमें नहीं चाहिए उसमें नो कर दीजिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। सेकंड क्या है, रिपोर्ट। सपोज एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और हमको कंपनी बैंक से लोन लेना है, बैंक ने अचानक से बैलेंस शीट मांग ली या फिर पीएल मांग लिया, ठीक है, तो बैंक को कैसे पता चलेगा मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ। तो आप रिपोर्ट में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आप कोई भी रिपोर्ट ओपन कर लेंगे, कंट्रोल पी, प्रीव्यू और जूम, तो यहाँ पर देखिए उद्यम नंबर आपका यहाँ पर भी प्रिंट होके आ रहा है रिपोर्ट्स में। अब रिपोर्ट्स में आने के लिए क्या करना है, इसके लिए आप अगर कॉन्फ़िगर पे जाते हैं और उद्यम नंबर सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है, उद्यम नंबर यस और नो का ऑप्शन। इसके अलावा एक ग्लोबली ऑप्शन दिया गया है, अगर आप प्रिंट गेटवे ऑफ टैली से प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई अगर नोट कर रहा है, लिख रहा है स्टेप, तो बोल दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन, सो मोर, उद्यम, तो यहाँ से भी यस कर देंगे तो ये ग्लोबली जितनी भी टैली में रिपोर्ट्स हैं उन सब में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उद्यम नंबर दिखने लगेगा। और अगर आपको पर्टिकुलर रिपोर्ट में नहीं चाहिए, इनवॉइस में नहीं चाहिए, तो कॉन्फ़िगर पे जाके आप उसको नो कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन ऐड है इसमें। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो अभी हम लोग किसका सिनेरियो समझ रहे हैं, कोई बताएगा, जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनका या फिर जो एमएसएमई से डीलिंग करते हैं उनका, किसका समझ रहे हैं? जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उसका। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, तो जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनका। तो हमारे लिए रिपोर्ट क्या इंपोर्टेंट होगी, बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट होगी, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं, मुझको टाइमली पेमेंट मिलना चाहिए जो भी बायर है। तो अब देखते हैं बिल्स रिसीवर अलोंग विथ ड्यू डेज एज पर एमएसएमई प्रोविजन, जो भी रूल है उसके हिसाब से रिपोर्ट को कैसे हम एनालाइज करेंगे। चलिए चलते हैं टैली में। तो डिस्प्ले बिल्स रिसीवर रिपोर्ट 99% को पता होगा, अगर आप नए रिसोर्सेज में हो सकता है जानकारी ना हो। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एंड रिसीवेबल, इसी रिपोर्ट को आप अल्ट जी की मदद से यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। बिल्स रिसीवर सेम रिपोर्ट है। अब यहाँ पर देखिए, ये रिपोर्ट अच्छे से आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी हम एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर डेट दे सकते हैं आप 1 अप्रैल से 2 सितंबर। बिल डेट दिख रहा है, ये रेफरेंस नंबर
जिसको बिल किया है आपने, और जो पेंडिंग अमाउंट है, और ये जो आपका ड्यू डेट है कि कब इन पार्टी को हमें पेमेंट करना, ये पार्टी हमें पेमेंट करेंगी, उसका ड्यू डेट है। अब ये ड्यू डेट कहां से उठा रहा है, अगर आप एंटर करेंगे, चलिए पहले हम फिल्टर लगा लेते हैं, पेंडिंग बिल्स है ऑल आइटम, तो यहाँ पर F12 में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, अब F12 ये सो नंबर ऑफ डेज टिल ड्यू डेट, इसको अगर आप यस कर देते हैं एंड कंट्रोल से सेव, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका डेट खत्म होने वाला है। खत्म होने वाले का मीन्स इनको जो भी मैंने 45 डेज या फिर 15 डेज का क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से, क्योंकि इनका ड्यू डेट कब है 7 तारीख और आज क्या है 2 तारीख, तो 5 दिन बचे हैं इस पार्टी के पास। इनको क्या है, हमें पेमेंट करना है, एक दिन इनके पास बचा है, 4 दिन 2 दिन 2 दिन, तो हमें क्या करना होगा, इनको बताना होगा, हो सकता है ये भूल गए, तो हमें एक बार इनको रिमाइंड करना होगा कि सर अब आपके पास 2 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 1 दिन बचे हैं, पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपको अलग से लेट फीस देनी पड़ेगी। तो अब इस रिपोर्ट को हम लोग और फिल्टर, जैसे अभी तो यहाँ पर 11 एंट्री, 1000 एंट्री भी हो सकती थी, तो यहाँ पर अब जैसे 22 और 31 को रिमाइंडर देने का कोई फायदा नहीं, इनके पास अभी टाइम है, हो सकता है ये टाइम के अंदर आपको पेमेंट कर दे, तो खामखा इनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाके एक फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें ये कितने दिन पहले देखना है, कितने दिन पहले रिमाइंडर भेजना है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो मैंने बेसिस ऑफ वैल्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ बिल पेंडिंग दिख रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा बिल्स ड्यू इन अपकमिंग डेज, तो मैंने यहाँ पर डाला 10 डेज कि मैं 10 डेज पहले रिमाइंडर भेजना चाहता हूँ या फिर 7 डेज पहले रिमाइंडर भेजना चाहता हूँ, सेट कर दीजिए, तो उसी के हिसाब से ये रिपोर्ट आएगी। फिर आप इस रिपोर्ट को मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जैसे शेयर करना चाहते हैं क्लाइंट से शेयर कर दीजिए, उनको भी पता चल जाएगा कि हमें इतने दिन के अंदर पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये था इस रिपोर्ट को एनालाइज करने का, देखने का तरीका। और बेसिस ऑफ वैल्यूज पे मैंने देखिए ओवर ड्यू कर दिया, तो ओवर ड्यू अभी किसी भी पार्टी का नहीं है क्योंकि 2 सितंबर है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं दिख रही। क्लियर। एंड लास्ट यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको भी यस कर देते हैं, अगर सेकेंड सो ओवर ड्यू डेज बिल इज यस, एंड सेकेंड वाला भी ऑप्शन यस, तो ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि बिल 29 जुलाई को कटा था, आज है 2 सितंबर, तो 35 दिन हो गए इस बिल को कटे हुए, ये बताता है एज ऑफ बिल। क्लियर। और अगर फिर से हम F12 करके सेकंड वाला ऑप्शन करते हैं, तो ये 5 दिन कैसे बता रहा है। अब देखो क्रेडिट लिमिट सेट कहाँ करेंगे, जब हम पार्टी का लेजर सेल बनाते हैं ना, जैसे अमर ग्रुप, तो देखो मैंने यहाँ पर सेट किया था, यहाँ पर नहीं है, तो जहां पर आपने ये सेट नहीं किया, इट मींस इसका क्रेडिट डेज क्या होगा, कौन बताएगा, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, बताइए। 15 days। अमर का क्रेडिट लिमिट कितना होगा MSME एक्ट के अनुसार, 15 days। 15 डेज ना, 15 डेज करेक्ट। तो अब बाय डिफॉल्ट अगर आप इसमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो टैली को क्या पता ये क्या लिमिट है आपका एग्रीमेंट, तो एज पर कंप्लायंस के हिसाब से टैली इसको 15 डेज में काउंट करेगा कि इसको 15 डेज के अंदर पेमेंट करना है, तो लेजर के अंदर ही आप ये सारा मैटर सेट करेंगे क्रेडिट लिमिट, और जिसमें ये 60 दिन है, तो टैली इसको मैक्सिमम 45 डेज काउंट करेगा, 60 दिन काउंट नहीं करेगा। 45 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम कर सकते हैं आप, 40, 35, 30, 33 जो भी करना है कर सकते हैं। संदीप जी एक चीज पूछ रहा हूँ जी। मान लीजिए कस्टमर के साथ जो एग्रीमेंट का आप बात बोला जी वो तो बात हुआ है आपसे 60 डेज का, हाँ ठीक है, तो 60 डेज का बाद में आप 45 डेज का बाद में पेमेंट इशू मैंने आप कैसे बोल सकते हैं, कस्टमर तो ऐसे पूछेगा ना, आपसे एग्रीमेंट हुआ है 60 डेज का,
वो देखिए बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ऐसे में हमें रिप्लाई क्या करना है कि देखिए सर एग्रीमेंट हमारा हुआ था पहले, अब ये रूल आ गया है आपका 1 अप्रैल 2023 से, तो ये तो गवर्नमेंट का रूल है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट का नहीं नहीं, अभी मान लीजिए किसी से बात हो रहा है कि बोला कि मेरे को 60 डेज का क्रेडिट चाहिए, हाँ फिर इसी सिलसिले पे कैसे करेंगे? वो तो पहले आप जो बोल रहे हैं कि वो तो 1 अप्रैल 23 का पहले का बात बोल रहे हैं। अभी मान लीजिए आज का डेट में किसी से बात हुआ, आपसे बात हुआ कि आप बोला कि 60 डेज क्रेडिट पीरियड में काम करेंगे, नहीं कर तो सकते, फिर आज के डेट में तो ये बिल्कुल नहीं कर कैसे? सकते। हाँ आज जैसे सपोज आप ही है, आपने बोला कि 16 डेज के क्रेडिट पे काम करेंगे, तो हम आपको साफ मना कर दें, क्योंकि मैं एमएसएमईज में रजिस्टर्ड हूँ और सेक्शन 16 अच्छा ये कहता है, मैं अभी आज के समय में आप बोलेगा मैं साफ को मना कर दूंगा आपको। मैं बोलूंगा मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ और सेक्शन 16 ये कहता है कि आपको मैं मैक्सिमम 45 डेज का लिमिट दे सकता हूँ, 60 दिन का नहीं दे पाऊंगा, अच्छा मैक्सिमम 45 डेज। ठीक क्लियर? ठीक ठीक और है। इससे पहले जो चले आ ओके रहे हैं एग्रीमेंट, उनको एक रिमाइंडर भेजना होगा, बताना होगा कि सर जो पहले हो चुका हो गया, अब हम 45 डेज से ऊपर का नहीं दे पाएंगे, वरना फिर आप ही को दिक्कत होगा जब हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर चाहे 60 दीजिए, मैक्सिमम आपका 45 डेज ही काउंट करेगा। क्लियर? ये है रिपोर्ट को देखने का तरीका। तो यहाँ पर देखिए जुलाई था, 29 जुलाई, अगर आप इसको काउंट करें तो ये आपका कहाँ चला गया टैली, 15 दिन ऐड करने के बाद 7 सितंबर हो रहा था, तो अभी क्या है 2 सितंबर, 5 दिन पर ओवरड्यू बचा हुआ। नेक्स्ट, तो ये था जो एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है उनके लिए। बस सिंपल सा 3 ही चीज था, कंपनी में उद्यम नंबर ऐड करिए और प्रिंट रिपोर्ट में प्रिंट करके सामने वाले को दे दीजिए ताकि उनको आइडिया हो जाए कि मैं कौन हूँ। और तीसरा, उसकी रिपोर्ट को देखना कि किसका आउटस्टैंडिंग है, किसका पेमेंट आ चुका, किसको हमें रिमाइंडर देना है कि आपका पेमेंट ड्यू डेट आने वाली है। तो अब समझते हैं सिनेरियो नंबर 2। अब ये उन टाइप के बिजनेस का है कि जो एमएसएमईज में रजिस्टर्ड नहीं है बट डीलिंग करते हैं उनसे। तो मिस्टर ओम है केबीसीएल और ये एमएसएमईज में रजिस्टर्ड नहीं है, बट ये एमएसएमईज से माल परचेज करते हैं। तो अब इनका काम क्या होगा? अब वही चीज है, तो ये सभी अपने सप्लायर से कंफर्म करेंगे कि आप एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, हमको बता दीजिए, अगर है तो उद्यम नंबर दे दीजिए, जैसे कि जीएसटी नंबर मांगते हैं, और या फिर इनके पास जो भी इनवॉइसेस आ रही होंगी उसमें उद्यम नंबर प्रिंट होके आ रहा होगा, तो इनको आइडिया हो जाएगा। तो मान लीजिए अब इनको आइडिया हो गया, तो इनका काम क्या होगा कि सभी का उद्यम नंबर पार्टी मास्टर में अपडेट करना होगा। तो सिंगल और बल्क कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसी कंपनी में हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए हमको किसी का ऐड मिल गया, तो हम सिंपल सा अल्टर पे जाएंगे और लेजर पे जाएंगे, उस पार्टी को करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पर आने के बाद आपको प्रेस करना होगा F12, और F12 में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल, इसे कर देंगे यस। यस करने के बाद आपको जीएसटी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसे आपको यस करना है, और जो भी आपका कस्टमर है माइक्रो स्मॉल उद्यम नंबर टाइप कर देना। तो ये तो हो गया एक एक। अब हमारे पास 100 क्लाइंट्स, तो 100 क्लाइंट में एक एक करके फिल करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो उसके लिए भी एक रिपोर्ट है, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और एमएसएमई रिपोर्ट, जीएसटी की जस्ट नीचे, या फिर आप अल्ट जी करके भी एमएसएमई टाइप करेंगे तो ये 2 रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपडेट पार्टी एमएसएमई डिटेल्स पे। तो यहाँ से आप ले लीजिए ग्रुप, सन्नी डेप्टर्स, क्रेडिटर्स और लेजर्स। तो जिनका और लेजर कर देते हैं, जिनका अपडेट नहीं होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि मेरा सभी अपडेट है इसलिए दिख रहा है। जिनका अपडेट नहीं होगा यहाँ पर दिख जाएगा, आपको बस कर्सर उस पर ले जाना है। मान लीजिए ये स्मॉल थे, ठीक है, मैंने गलती से माइक्रो कर दिया, तो आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए अपडेट एमएसएमई डिटेल लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे
यहाँ से आप अपडेट कर देंगे। इफेक्टिव डेट, क्योंकि मैंने चेंज कर रहा हूँ, इफेक्टिव डेट जो भी होगी वो यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए स्मॉल होगा। तो ऐसे एक एक करके यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, या फिर इन सभी का अपडेट नहीं है तो यहाँ पर आप मल्टी अल्टर भी कर सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे मल्टी अल्टर, ये सारी विंडो एक्टिवेट हो जाएंगी। क्रेडिट डेज कितना देना है 45, उद्यम नंबर क्या है डाल दिया, ठीक है। इनको कितना देना है आपने सपोज 15 डेज, ये डाल दिया। तो इस हिसाब से आप मल्टी अल्टर भी करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये था अपडेट करने का तरीका। तीसरा तरीका एक और है, एक्सेल टू टैली मैपिंग। आप सभी जानते हैं अब तो एक्सेल टू टैली आ गया है। तो एक्सेल में एमएससीबीज का डिटेल फिल कर लीजिए और आप उसको भी इंपोर्ट करके सभी पार्टी मास्टर में एक ही क्लिक में अपडेट कर सकते हैं। तो एक्सेल टू टैली भी हो जाएगा। सेकेंड काम इनका क्या होगा, बिल्स पेबल रिपोर्ट को एनालाइज करना। अब इनके ऊपर भी टेंशन होगी, मैं तो एमएससीबीज में नहीं हूँ, बट मैं माल परचेज कर रहा हूँ तो मुझको टाइमली पेमेंट करना है अगर मैं इंटरेस्ट से बचना चाहता हूँ। तो बीच बीच में हमको रिपोर्ट देखना होगा, ठीक है, ये किसका क्या ड्यू डेट है, क्या कंडीशन चल रही है। तो उस चीज को अच्छा, कैसे, एक्सेल से हेलो हाँ बोलिए। संदीप जी। हाँ हाँ, आपका ये एक्सेल से जो बात बोले उसमें क्या खाली उसमें क्या अलग से फॉर्मेट है एमएसएमई का? डिफॉल्ट टैली का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास फॉर्मेट है उसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, मान लीजिए टैली का आपने बोला ना, जो एक्सेल का इंपोर्ट का जो है, हाँ हाँ, तो तो टैली का, उसमें मान लीजिए पार्टी मास्टर सब है ऑलरेडी, मेरे को खाली एमएसएमई का अपडेट करना है, तो फिर इसको कैसे करेंगे इधर से? चलिए ये हम लोग अभी हाँ, लास्ट में करके देख लेंगे एक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। आप ये थोड़ा लास्ट, क्वेश्चन थोड़ा ये रखिएगा, हाँ हाँ, ये लास्ट में पॉइंट हम पे लोग रखिए। करके देख लेंगे। ठीक है। वैसे डिफॉल्ट टैली का टेम्पलेट है, उसमें नाम डालिए, एड्रेस डालिए, ओपनिंग, बट आप कह रहे हैं ऑलरेडी सब बना हाँ, ही है, एमएससीबी अपडेट करना। वो तो ऑलरेडी है, मान लीजिए वो तो है ऑलरेडी। ये चलिए लास्ट में हम करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं कैसे बिल्स पेबल रिपोर्ट को एनालाइज करूंगा, चलिए देखते हैं। तो हम जाएंगे गो टू, ये आपको प्री डिफाइंड रिपोर्ट मिलेगा। प्री डिफाइंड आपको बनाना नहीं है। आउटस्टैंडिंग एमएसएमईज बिल, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो एमएसएमईज नहीं है बट डील कर रहे हैं। मैंने एंटर किया, यहाँ पर आने के बाद सेम वही सिनेरियो है, डेट, पार्टी नेम, बिल, ड्यू डेट 2 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने F12 प्रेस किया। अब यहाँ पर हो सकता है कि 100 क्लाइंट दिखे, अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे हमारे जो सप्लायर है एमएससीबीज में, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते। तो ऐसे में हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कौन एमएससीबीज है कौन नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर F12 में एक ऑप्शन दे दिया गया है, शो टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस यस, शो उद्यम नंबर यस। और इस रिपोर्ट को देखना कैसे चाहते हैं, 3 कंडीशन, 3 पैरामीटर्स। तो पहले हम लोग अभी बिल वाइज डिटेल ले रहे हैं एज पर इनवॉइस, और तीनों का मतलब समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बिल वाइज डिटेल एज पर इनवॉइस मैंने ये लिया अभी फिलहाल के लिए। पूछ रहा है कि सो क्रेडिट डेज, क्रेडिट डेज देखना चाहते हैं, यस देखना चाहते हैं, किसका 45 दिन है किसका 15 दिन है, हमको भी तो आइडिया मिले। सो नंबर ऑफ डेज कितना हो गया ये भी देखना चाहता हूँ, ये भी यस कर दीजिए, हो गया एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारी ये क्या है, सभी पार्टीज एमएसएमईज में है, पता चल गया हमको यहाँ से। सेकेंड, क्रेडिट डेज आप दे सकते हैं, किसी में 60 दिन है, किसी में 45 है, किसी में 30 है, किसी में 12। तो ये जो उठा रहा है एज पर इनवॉइस उठा रहा है, जो मैंने आपको अभी फिल्टर किया है। अगर आप परचेज पे जाके इसका लेजर चेक करेंगे तो एज पर इनवॉइस पिक कर रहा है 60, ठीक है। और अगर आप इस पे जाते हैं 30 वाले पे, तो ये एज पर इनवॉइस उठा रहा है आपका। तो मैंने अभी ये वाला फिल्टर लगाया, ओके। तो ये आप समझ गए कि ये कहां से उठा रहा है। तीसरा कि इसका ड्यू डेट कब खत्म होने वाला है, तो 20 जुलाई, 18 सितंबर,
60 दिन की काउंट नहीं करेगा, करेगा 45 डेज। उसके अकॉर्डिंग 16 दिन बचे हैं, ये पार्टी हमको पेमेंट करेगी। नहीं सॉरी, हम इनको पेमेंट करेंगे। टेबल देख रहे हैं ना, हम इसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। 16 दिन के अंदर पेमेंट करना है। और ये सेम चीज यहाँ पर भी है। अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, बेसिस वैल्यू पे जाइए, सो बिल माइक्रो स्मॉल पार्टीज। अभी देखिए यहाँ पर ऑल पार्टी लगा देते हैं। अच्छा, माइक्रो स्मॉल लगा था इसीलिए माइक्रो स्मॉल ही दिख रहा था, ऑल कर देते हैं। तो ये देखिए, तो ये जो पार्टी है ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनको आप पेमेंट 60 दिन बाद करिए ना करिए कोई मतलब नहीं, इनको पेमेंट करना है। तो यहाँ तो ऑल पार्टी आ गई। तो हमें एमएसएमई पे अगर काम करना है तो बेसिस ऑफ वैल्यू पे चले जाइए, ऑल पार्टी पे क्लिक करके एमएसएमई ले लीजिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं टाइप ऑफ बिल्स, यहाँ पर भी सेम चीज मिलेगा, पेंडिंग, ओवरड्यू, बिल डेट। तो हम देखना चाहते हैं 7 दिन के हिसाब से, 7 डेज फिल्टर लगा दिया। तो इनको पेमेंट करना है हमको 7 दिन के अंदर अंदर। तो इस रिपोर्ट को हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे। अर्जी आउटस्टैंडिंग क्लियर है। रिपोर्ट को कैसे देखा हम लोगों ने, बस इतना ही है इसमें। ओके, क्लियर। आगे बढ़े, कोई डाउट? प्रियंका, टैली एजुकेशन, मालपोस, टैली। ओके, अभिषेक, अभिषेक नाम है क्या आपका? अभिषेक जी क्लियर है? अनुश्री, अनुश्री, अनुश्री आवाज आ रही है? आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में। आगे बढ़े, ओके। अच्छा, थोड़ा सा ये फीडबैक दीजिए कि जो ज्यादा तेज हो रहा है या फिर ठीक है, और स्लो करे? मेरे लिए तो ठीक है। ठीक है, चलो। अगर लग रहा है किसी को ज्यादा फास्ट हो रहा है ज्यादा, तो आप बोल सकते हैं। जैसे राम बाबू की तरह समझिए, राम बाबू से आप अच्छे से बात करते होंगे। जो राम बाबू हैं वही हम भी, ठीक है। तो चलिए, तो ये हम लोग ने देख लिया। हाँ, अब आता है फॉर्म 1। ठीक, कौन फाइल करेगा ये फॉर्म 1? एमएसएमई में रजिस्टर्ड है वो, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूँ, हमको तो नहीं करना है। लेकिन जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है वो फॉर्म 1 सबमिट करेंगे। साल में कितनी बार करना है? ट्वाइस, सॉरी, 2 बार करना है। 2 बार करना है, करेक्ट। तो एमएसएमई फॉर्म मिलेगा कहाँ पर? चलिए चलते हैं टैली। तो इसके लिए भी सेम वही, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और एमएसएमई रिपोर्ट और एमएसएमई फॉर्म 1 स्टेटमेंट यहाँ मिल जाएगा, और गो टू पे जो मैंने दिखाया था वहां मिल जाएगा। तो अच्छा, पहले देख लेते हैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट क्या बताया गया। आई थिंक अप्रैल तक पूरा बता दिया गया है। ये 6 सितंबर, हाँ ठीक है। तो ये क्या जाएगा, हाफ ईयरली जाएगा, साल में 2 बार। तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल से लेके 30 सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने पूरे हो गए। अब इस फॉर्म को हमको सबमिट करना होगा। तो कैसे करेंगे सबमिट? ये है हमारा इनवॉइस डेट, ये है रेफरेंस, ये है पार्टी, ये है पैन नंबर, ये है पेंडिंग अमाउंट, ये है हमारा ड्यू डेट एज पर एमएसएमई गाइडलाइंस, और ओवर ड्यू, तो और ऑल टाइम। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्फ़िगर में, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सो टाइप ऑफ इंटरप्राइज देखने के लिए, उद्यम नंबर देखने के लिए, और एमएसएमई क्रेडिट पीरियड
एज पर, अच्छा ये चीज़ देखो मैंने नहीं बताई थी और किसी ने टोका भी नहीं, इस आपने बोला था तीनों चीज समझाने के लिए। तो बिल वाइज तो आप समझ गए थे। एमएसएमईज क्रेडिट पीरियड क्या है, ये कंप्लायंस के हिसाब से रिपोर्ट दिखाएगा, एग्रीमेंट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर ले लिया सेकेंड ऑप्शन, या फिर तीसरे वाले को लेंगे तो दोनों दिखाएगा। तो मैंने सपोज तीसरे वाले को पिक किया। इसको यस कर लेते हैं, जिसका बिल क्लियर हो चुका है, जिसका मतलब पेमेंट आ चुका है, उसको भी देखना चाहते हैं, क्रेडिट डेज भी देखना चाहते हैं, ड्यू डेट भी देखना चाहते हैं। मैंने सभी को यस कर ली अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 मई इनका ड्यू डेट हो रहा था 19 जुलाई को, और इनका पेमेंट 8 ही जुलाई को आ गया था, 8 जुलाई को आ गया था, तो क्लियर है पेमेंट। ठीक है, तो इसलिए माइनस में दिख रहा है, नीचे वाला देखते हैं। तो 3 सितंबर को आना था, 45 दिन का इनका क्या था, मैक्सिमम 45 डेज, तो 27 दिन हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। तो हम क्या, जो क्लियर हो चुका है उसका नहीं करेंगे सबमिट, जो नहीं पेमेंट हुआ है, जिसका ड्यू डेट है उसका करेंगे। तो अभी हम क्लियर वाले को हटा देते हैं। अरे सॉरी, किसका मैंने फिल्टर हटा दिया, क्रेडिट डेज। एंटर MSME, MSMEs net clear bills। इसको यस करेंगे, उद्यम नंबर, MSMEs क्रेडिट पीरियड, ठीक है, क्लियर बिल, ओके, कंट्रोल ए, हाँ ठीक है। तो हमें इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। आप देख सकते हैं इन सभी का पेमेंट नहीं आया है, ड्यू डेट हो चुका है, किसी को 27 दिन हो चुके हैं, किसी को 25 दिन हो चुके हैं, किसी को 18 दिन हो चुके हैं। तो ये सब हमें सबमिट करना होगा, और इन सभी पार्टी का क्या होगा, लेट इंटरेस्ट लगेगा। तो सबमिट कैसे होगा, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई जेसन एक्सेल नहीं है जो जनरेट हो जाएगा टैली से, और आप गवर्नमेंट का जो MSME पोर्टल है वहां जाके अपलोड कर देंगे। तो मैनुअली है, आप इसको कंट्रोल P से प्रिंट करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा एक रिटर्न फॉर्म, एंटर कर दीजिए, प्रिंट करेंगे या फिर प्रीव्यू करेंगे, तो ये आपका डॉक फाइल में ओपन होगा। तो सेम ऐसा ही फॉर्म आपको गवर्नमेंट के पोर्टल में मिलेगा। आपको बस करना कुछ नहीं है, यहां से कॉपी करना है और जो ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है पेस्ट कर देना है। तो कॉपी पेस्ट करके आप ये सारी इंफॉर्मेशन मैन्युअली सबमिट करेंगे, और गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि किसका टाइमली पेमेंट आया है, किसका अभी तक नहीं आया है, किसका डिले है। तो उस पे आप इंटरेस्ट अलग से मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसा ही फॉर्म मिलेगा आपको MSMEs के पोर्टल पे। क्लियर, ये है MSMEs फॉर्म 1। चलिए एक बार हम वीडियो भी देख लेते हैं, आई थिंक मैंने कुछ मिस ना किया हो। सेम चीज Alt G, MSMEs फॉर्म 1 पे जाएंगे, सेम वही चीज, सेम डाटा पे हम आपको दिखा रहे थे। बेसिस, अच्छा बेसिस ऑफ वैल्यूज करना भूल गए हम, और ऑल बिल्स यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर पेंडिंग बिल्स ले लेंगे। 3 ऑप्शन है, ऑल बिल, क्लियर बिल, पेंडिंग बिल्स। तो अच्छा ऑल बिल पे ही लगा रहा। देन उसके बाद इन्होंने F12 प्रेस किया और इंटरप्राइज पैन उद्यम नंबर MSMEs क्रेडिट पीरियड, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन सेकंड वाला ही है, एज पर एग्रीमेंट जो भी है, और इसको इन्होंने शो कर दिया। ओके, क्लियर बिल कब हुआ, क्रेडिट डेज, बाकी का बिल देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखिए 4 जुलाई को पैसा आना था, इन्होंने 8 जुलाई को दिया, 17 जुलाई को आना था, 30 जुलाई को दिया। तो जो जिन्होंने पेमेंट नहीं किया वो तो है, और जिन्होंने किया बट लेट किया, इसका रिपोर्ट भी जाएगा।
चलिए सेम, कुछ नहीं मिस किया है, सारी चीजें आपको बता दी। ओके, अब यहाँ पर एक कंसर्न और भी है, सिनेरियो ये है एक्सपेंस को लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सेक्शन ऐड किया गया है इनकम टैक्स में, सेक्शन 43B सब सेक्शन H ऐड किया गया है इनकम टैक्स में। अब होगा क्या उनके साथ जो पेमेंट नहीं की है, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, जो मैंने आपको दिखाया कि बहुत सी पार्टी ने अभी तक का पेमेंट नहीं किया है और फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, एंड होने वाला है। तो ऐसे में जो पार्टी या फिर हमने एमएसएमईज को पेमेंट नहीं किया है, तो आप अपने उस परचेज को अपने इनकम टैक्स रिपोर्ट में एज अ एक्सपेंस नहीं दिखा पाएंगे, उसको वो डिसअलाउ कर देगा और उसको इनकम में काउंट करके आपसे इनकम टैक्स अलग से चार्ज करेगा। अगर आप जिसमें 10 में आते हैं, 15 में आते हैं, 20% में आते हैं, ये भी चीज है। इंटरेस्ट अलग से लगेगा प्लस इनकम में ऐड करके आपके ऊपर इनकम टैक्स भी काटेगा अगर कोई पार्टी डिले पेमेंट नहीं करती है तो कैसे देखेंगे इस रिपोर्ट को? तो मान लीजिए फॉर्म 1 पे गए हम लोग और फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, एंड हो गया, तो मैं अप्रैल से लेके मार्च का एक डेट सेट करूंगा। और ये हम समझ रहे हैं कि मैं एमएसएमईज में डीलिंग करता था, मेरे साथ क्या होने वाला है। अप्रैल से लेके मार्च सारे बिल्स आ गए, F12 प्रेस किया, सेम फिल्टर लगाएंगे जो फिल्टर अभी आपने इससे पहले देखा था, एमएसएमईज क्रेडिट पीरियड। तो बेसिस ऑफ वैल्यू, क्लियर, पेंडिंग बिल कंट्रोल। अब जो इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये वो पार्टी है जिनको मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, कुछ 15 लाख के आसपास। ड्यू डेट ये थी बट इतने दिन हो गए मैंने पेमेंट नहीं किया। तो इन सभी का जो परचेज है मैं अपना इनकम टैक्स में एज अ एक्सपेंस नहीं दिखा पाऊंगा, और 15 लाख आपका ये कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और उस पर जो भी इनकम टैक्स देना होगा वो आपको भरना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन यही है कि टाइमली पेमेंट हो जाए तो ठीक है, और ना ही आप उस साल अपने इस परचेज को एक्सपेंस में दिखा पाएंगे और ना ही सबमिट हो पाएगा। तो ये था 43 सेक्शन 43BH। सिंपल सा एक ही लाइन में सेंटेंस है कि 43 सेक्शन 43BH ये कहता है कि आपको एमएसएमईज का पेमेंट ड्यू डेट में कर देना चाहिए। इनकेस आप उस साल नहीं कर रहे हैं तो आप जो असेसमेंट ईयर आता है जिसपे आप इनकम टैक्स भरते हैं, अपनी इनकम दिखाते हैं, उसमें आपका परचेज एक्सपेंस में डिसअलाउ कर दिया जाएगा और वो जो अमाउंट है आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो ये था सिनेरियो। ओके, तो अब इसी के साथ ये एमएसएमईज का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है अपना, जो डीलिंग करते हैं, जो रजिस्टर्ड है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो क्या होगा कि अगर कोई एमएसएमईज रजिस्ट्रेशन बीच में चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल माइक्रो है स्मॉल हो गया, स्मॉल है मीडियम हो गया, कंपनी एज वेल पार्टी दोनों के लिए, तो सेम कॉन्सेप्ट सभी को पता है कि टैली प्राइम में अब ये फ्लेक्सिबिलिटी है इफेक्टिव डेट का। तो कोई भी जीएसटी से चेंजेस करते हैं तो वहाँ पर एप्लीकेबल डेट आ जाता है, तो जिस डेट में वो माइक्रो से स्मॉल या फिर स्मॉल से मीडियम हुआ है वो यहाँ पर डाल के अपडेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू अपडेट एमएसएमई स्टेटस ऑफ पार्टी। तो अभी आपने वीडियो में देखा, सिंगल कर सकते हैं, मल्टी अल्टर कर सकते हैं, और यूजिंग एक्सेल इंपोर्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम लोग लास्ट में लाइव करके भी देखेंगे। एक्सेल के थ्रू भी मैपिंग के जरिए या फिर डिफॉल्ट टैली का टेम्पलेट लेके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्या होगा कि अगर हमारा बायर रेज कर दे कंसर्न, इट टुक
10 days टू रिसॉल्व, जो ऑब्जेक्शन की बात हो रही थी, ठीक है। ऑब्जेक्शन को कैसे मैनेज करेंगे? बिल तो मेरा हुआ 3 फरवरी को, पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया 10 फरवरी को, और पार्टी ऑब्जेक्शन करने के लिए टैली से कोई ना कोई वाउचर तो काटेगी, डिलीवरी नोट काटेगी या फिर कुछ ऐसा नोट काटेगी। तो मेरे पास जब आएगा मैं वो रिमूवल करूंगा, तो रिमूवल का डेट कहाँ पर मेंशन होगा? तो जो आप देखते हैं ना वाउचर इफेक्टिव डेट, इसके जरिए हम उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। वाउचर इफेक्टिव डेट, अगर आप काफी पुराने हैं तो देखा होगा, वाउचर लेवल पे जाइए, अल्टर करिए, तो वहां पर आपको मिलता है यूज इफेक्टिव डेट। तो ऐसा यस करने से होता क्या है कि वाउचर में 2 तरह की डेट आती है, एक आपका इनवॉइस डेट और एक आता है आपका इफेक्टिव डेट। ये उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेरा जो भी आउटस्टैंडिंग था टाइम टू टाइम पेमेंट आ गया, नो ओवर ड्यू है, तो क्या हमको फॉर्म 1 सबमिट करना पड़ेगा? आंसर इज नो। फिफ्थ, इफ ड्यू डेज कैलकुलेशन डिफर फ्रॉम वाउचर इनवॉइस डेट, कि आपका ड्यू डेट मिसमैच हो रहा है, इनवॉइस में कुछ और दिख रहा है 60 दिन और वाउचर में कुछ और दिख रहा है, तो ऐसे में आप उस चीज को भी इफेक्टिव डेट की मदद से मैनेज कर सकते हैं। फॉर्म 1 मैंडेटरी है एमएसएमईज के लिए, लेकिन स्मॉल एंड माइक्रो 2 के लिए, मीडियम के लिए अभी तक जो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो सुना या देखा वो मीडियम के लिए नहीं है, ओनली माइक्रो एंड स्मॉल के लिए। तो ये है बेनिफिट्स एमएसएमईज में रजिस्टर्ड होने के, जो देखा था। अब और भी उनका बेनिफिट होगा, टाइमली पेमेंट मिलेगा उनको। टाइमली जब पेमेंट मिलेगा तो अपने बिजनेस में वो पैसा और भी इन्वेस्ट करेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ई कॉमर्स रिपोर्ट इन जीएसटीआर पर जाने से पहले किसी का भी कोई अगर डाउट है तो बताए। क्लियर है? 12 लोग ही आए। प्याली जी, क्या नाम है? प्याली जी लिखते हैं ना? क्लियर है प्रियंका? हाँ, यस, हाँ, हाँ सर। ओके, चलिए, तो अब समझते हैं ई कॉमर्स वाला है। बस एक छोटा सा वीडियो है, इसमें खत्म हो जाएगा। सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स इन जनवरी 2024 गवर्नमेंट ने GSTR1 में 2 टेबल ऐड की हैं, टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 15। तो टेबल नंबर 14 क्या कहता है कि टू बी फाइल्ड बाय ई कॉमर्स सप्लायर, जो ऐसे व्यापारी, ऐसे बिजनेस जो अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, तो ऐसे में इनको अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होगी GSTR1 में। तो टेबल नंबर 14 में 2 टेबल हैं, 14A, 14B, और दोनों में से आपको एक फिल करना है। तो टैली में 14A का सोल्यूशन है, 14B का अभी नहीं। 40A क्या कहता है कि सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करे और उसको फिल करे, सिंपल सा। वेयर द ई कॉमर्स कंपनी कलेक्ट द टैक्स, वो खुद टैक्स कलेक्ट करे और उसको फिल करे। तो ये तो चलो ठीक है, पॉसिबल होगा। और यहाँ पर जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ दी गई? सामने वाले को। कंपनी पे कर दे टैक्स और सामने वाला फिल करे। तो ये तो शायद हो या ना हो पता नहीं, बट ये आप कर सकते। तो 14A अपने में, तो कुछ इस तरीके से आपको GSTR1 में 40A टेबल दिखेगा, जहां पर GST का नंबर, लीगल नेम, IGST, CGST, SGST फिल कर देना। अच्छा, क्या है सोल्यूशन, कैसे ये वर्क करेगा? तो इसके लिए चलते हैं, वीडियो ही देख लेते हैं। आप कहेंगे टैली में भी दिखा देंगे। तो चलेंगे GSTR1 रिपोर्ट पे। मान लीजिए ये KBCL ई कॉमर्स कंपनी में सप्लाई करते हैं, ये हमारा अप्रैल मंथ का GSTR1 आ गया। तो ई कॉमर्स का जो डिटेल है, आपको चेंज व्यू पे के क्लिक करने के बाद ई कॉमर्स समरी दिखेगा। तो यहाँ पर आपको टोटल GST नंबर का टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST सेस जो आपने वहां देखा था, ऐसे फिल कर देना है। एक चीज और,
यहाँ पर इसका जेसॉन या फिर एक्सेल क्रिएट नहीं होगा, ये काम आपको मैन्युअली करना है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि GSTR1 का JSON बनाएंगे तो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन चली जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि चेंज व्यू पे क्लिक करने के बाद ये रिपोर्ट आ रही है। तो GSTR1 का JSON जैसा बनता था वैसे ही बनेगा। इसका एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है आपको मैन्युअली टाइप करना है। अच्छा, दूसरा कि अगर आप Amazon पे जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी इनवॉइसेस आ जाती हैं, तो सभी इनवॉइसेस का एक एक करके नहीं फिल करना है। जो आपको टोटल जो जहाँ पर बाहर दिख रहा है GST नंबर का टोटल, टैक्सेबल, IGST, CGST, ये फिल करना है। फोर्थ, ये एंट्री देखिएगा कैसे, तो जब आप एक लेजर बनाते हैं, लेजर में आप GST नंबर वगैरह सब कुछ डालते हैं, तो वहां पर E-कॉमर्स का भी एक ऑप्शन आता है। तो आप लेजर के अंदर E-कॉमर्स जब सेलेक्ट करेंगे तभी ये सेल यहाँ पर दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही अपडेट था। क्लियर, खत्म। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या याद रखना है कि टेबल नंबर 14A इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं इन दिस रिलीज। यू कैन गेट द डिटेल 40A टैली प्राइम पोर्टल मैनुअली, जैसा मैंने आपको बताया। R1 का जैसा प्रोसेस अभी आप करते आ रहे हैं वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसमें B2B, B2C, लार्ज सारी इंफॉर्मेशन जैसे जाती है वैसे चलेगी। डिटेल जो मेंशन करेंगे टेबल नंबर 14A में, वो आपका GSTR3 में ऑटो पैपुलेट नहीं होगा। थैंक यू। और यहीं से आपका रिलीज 4.1 का जो सेशन है कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा एक सेल पिच भी है आप लोगों के साथ, अभी हम दिखा देते हैं। कहाँ गया? अच्छा, एक बार सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मुझको अटेंडेंस लेना है, मैं भूल गया था, अभी याद आया। सभी लोग एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जो भी है मोबाइल से जैसे भी ज्वाइन किए हैं ऑन कर लीजिए। बाकी लोग जल्दी करिए। सत्यम, पॉल, सलमा, रश्मि, सब भागे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो एक चलिए, थैंक यू। कहाँ चला गया? तो जो टेली कॉलर्स है या फिर जो मार्केट में आप लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से कैसे उनसे बातचीत करनी है, क्या क्या क्वेश्चन करना है, इसके ऊपर एक सेल पिच है जो टेली से आई है। इस ट्रेनिंग के बाद आपको जिस तरीके से लिंक मिला है उसी तरीके से आपको ये सेल पिच भी मिल जाएगी। रिलीज 4.1 पिच। तो फटाफट देख लेते हैं कैसे क्या है। तो सेम चीज है, कस्टमर से आप कॉन्फिडेंस तभी बात कर पाएंगे जब आपको थ्योरिकल, डोमेन पार्ट एंड प्रैक्टिकल क्लियर होगा ना। तो ये एक स्क्रिप्ट है, तो वैसे ही ओपनिंग कैसे करना है जैसे आप सभी करते हैं कि किस समय कॉल कर रहे हैं आप, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सर, मैम, जो भी है इस तरीके से। और देन उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करना है। हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो अच्छी बात है, वो आपको अच्छे से जानते हैं, और अदरवाइज आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, किसी MSMEs को कॉल कर रहे हैं, आपके पास एक डाटा है, ठीक है, कि ये सारे के सारे MSMEs में रजिस्टर्ड है। क्योंकि ये भी एक हो सकता है मार्केट में कि उनको भी जानकारी ना हो कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या रूल है। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, सर माय नेम इज जो भी है संदीप कुमार,
आई एम कॉलिंग फ्रॉम, आपके जो पार्टनर फर्म का नाम है वो, ठीक है। और सर वी आर टैली सर्टिफाइड पार्टनर्स, अपनी जो भी बंगाली में बोलते हैं वैसे अपने बोलेंगे कि मैं संदीप कुमार हूँ और मैं सर इंटीग्रेटेड बिजनेस कंसल्टिंग का टैली का 5 स्टार पार्टनर्स हूँ, और हम लोग पिछले कई सालों से मार्केट में टैली की सेल्स, सर्विस, सपोर्ट, साथ ही साथ में अकाउंट कंप्लायंस का भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अपना जो भी इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद आपको पर्पस क्यों कॉल किया, इतना बोलने के बाद बोलेगा कि हाँ जी बताइए। तो सर मैंने इसलिए फ़ोन किया आपको कि अभी जैसा कि आप एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है सर, जैसा मुझको डाटा मिला जो भी है ना, या फिर अगर आप एक्सिस्टिंग कस्टमर कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि सर मैंने इसलिए कॉल किया कि सर अभी हम लोग का टैली का रिसेंटली 4.1 लॉन्च हो चुका है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो कंप्लायंस ऐड किए गए हैं एमएसएमईज पेमेंट्स एंड GSTR1 के चेंजेस को लेके। हो गई आपका पर्पस किस लिए कॉल किया, कस्टमर को भी आइडिया हो गया। उसके बाद परमिशन ले लीजिए सर, अभी फ्री हैं आप बात करने के लिए, सही समय है आपसे बात करने का। अगर बोलता है नो तो टाइम ले लीजिए, किस समय आपको कॉल कर सकते हैं, किस समय आपसे बात हो सकती है। अगर बोलता है यस तो आप अपनी कॉल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सर मैंने इसलिए कॉल किया था कि हमारा टैली प्राइम रिलीज 4.1 लॉन्च हो चुका है इस साल, जिसमें एमएसएमईज का पेमेंट सोल्यूशन और इस कई सारी चीज़ें। तो सर मेरा एक पहला क्वेश्चन है कि क्या आप एक एमएसएमईज में रजिस्टर्ड हैं। अगर बोलता है यस रजिस्टर्ड मैं एमएसएमईज में हूँ, तो सर जैसा कि आप जानते होंगे या फिर आपको पता होगा कि एज पर एमएसएमईज एक्ट अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बिजनेस हैं उनका जो क्रेडिट पीरियड्स है 15 डेज से लेके 45 डेज तक रहेगा। अगर आप एमएसएमईज हैं तो अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका पेमेंट 15 डेज के अंदर आ जाएगा, अगर नो एग्रीमेंट है तो, और अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन के अंदर आ जाएगा, या फिर आप जिससे डील कर रहे हैं उसको आपको करना होगा। तो इस रिलीज 4.1 में हम लोग ने एक पेमेंट ट्रैकिंग सोल्यूशन डिजाइन किया गया है फॉर एमएसएमईज के लिए, स्पेशली एमएसएमईज के लिए कि एक ऐसी रिपोर्ट पेमेंट ट्रैकिंग जिनसे आप पता कर पाएँ टाइमली कि क्या पेमेंट आया है, कितना ओवर ड्यू हो गया है, किसका पेमेंट नहीं आया है, जो अभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा। इसके साथ साथ सर अब जैसे आप एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है, आपके कितने क्लाइंट को पता होगा कि आप एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है, वो भी कहेगा हाँ मुश्किल से 4-5 को पता है। तो ऐसे में सर आप अपना एमएसएमईज नंबर इनवॉइस प्रिंट में प्रिंट करके सामने वाले को दे सकते हैं, तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है, इंडिकेट कर सकते हैं अपने बायर को। तो ये कम्युनिकेट करने का माध्यम हो गया। तो ईमेल के थ्रू, प्रिंट के थ्रू, जैसा आप व्हाट्सएप के थ्रू जैसा करते हैं कर सकते हैं। इजीली रिसीवेबल पेमेंट रिपोर्ट है, क्विक एक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट मिल जाएगी, बिल रिसीवेबल रिपोर्ट जो आप लोग देख रहे थे कि किसका पेमेंट कितने दिन में आना है या फिर जिसको आपको रिमाइंडर देना है, ये सारी चीज़ें अपनी लैंग्वेज में आप बता दीजिए। अगर बोलता है कि नहीं मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि सर क्या आप एमएसएमई रजिस्टर्ड से बिजनेस करते हैं, डीलिंग करते हैं। आप नहीं है ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो क्या आप ऐसा है। तो अगर बोलता है यस तो फिर से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पहले वाली लाइन वही रहेगी, एग्रीमेंट विदाउट एग्रीमेंट 45 डेज 15 डेज कॉन्सेप्ट। एंड एडिशनली सर सेक्शन ये 43 आपके लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक एमएसएमईज नहीं है बट एमएसएमईज सप्लायर से माल परचेज करते हैं। तो सर पहला कंसर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि टाइम के अंदर पेमेंट करना, 15 डेज 45 डेज, और इनकेस अगर आप 45 डेज या 50 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस देना होगा सर। इंटरेस्ट आप देखें बता दीजिएगा। साथ ही सर एक नया सेक्शन ऐड है आपके लिए, सेक्शन नंबर 43BH। इस सेक्शन में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप एमएसएमईज का पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर नहीं करते हैं तो आपका जितना भी परचेज है आप अपने इनकम टैक्स में एज अ परचेज नहीं दिखा पाएंगे,
और वो जो परचेज है आपकी कंपनी के प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर इनकम टैक्स काटा जाएगा 30%, 20% जिस क्राइटेरिया में आते है ना। तो इसी के लिए हमारा टैली प्राइम 4.0 है सर। इसमें आपको पेमेंट ट्रैकिंग सोल्यूशन मिलेगा कंप्लीट। इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसका एमएसएमईज नंबर नहीं है या फिर अपडेट करना है, सिंगल करना है, बल्क करना है, इंपोर्ट करना है, इजीली हो जाएगा सर। और पेबल्स का ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग जो रिपोर्ट देखना है वो देख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल में आपने देखा हो गया। उसके बाद अगर बोलता है कि और क्या लिखा है, ओवर ड्यू बिल्स कन्वेंट रिपोर्ट एमएसएमई फॉर्म 1, हाँ दे आर सेविंग वैल्यू। अब ये सब वेरीफाई कौन करेगा? जब आपकी सीए करेगा, टैक्स ऑडिटर करेगा, जब आपका करेगा कि आपने इसको टाइमली पेमेंट क्यों नहीं किया, ठीक है, तो आपका वो जो परचेज है उसको इनकम टैक्स में नहीं दिखाएगा। तो ये सब वो वेरीफाई करेंगे। अगर बोलता है कि नहीं मैं एमएसएमईज में नहीं हूँ और ना ही मैं डीलिंग करता हूँ, तो तीसरा क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं उससे, सर क्या आप कोई अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट से सेल करते हैं, उसके थ्रू जाता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट? अगर बोलता है यस, तो सर अगर जैसा आप करते हैं तो अभी जनवरी में गवर्नमेंट ने GSTR1 में 40A एंड 40B टेबल ऐड की गई, जिसमें आपको अब आप ई कॉमर्स सेल भी शो करनी पड़ेगी स्टेट वाइज। तो अपना इस रिलीज 4.1 में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि टैली से आप इजीली उस रिपोर्ट को फाइंड करके अपना टेबल 14A में अपडेट कर सकते हैं। एंड लास्ट, इतना सब बात होने के बाद TSS अगर एक्टिव है तो जो भी आप बोलते हैं पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो एक्सपायर है तो करवा लीजिए, आपका हो जाएगा। देन आस्क फॉर डेमो, अगर सामने वाला इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप उससे एक टाइम ले लीजिए, एक समय ले लीजिए। हो सकता है वो एमएसएमईज में है और अच्छे से समझना चाहता हो, डिटेल में समझना चाहता हो, तो एक टाइम शेड्यूल कर लीजिए और एक ब्रीफ डेमो आप वहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन करके उस लीड को क्लोज करिए। फिर उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। थैंक यू सर आपका कीमती समय देने के लिए, आप चीज़ों को समझने के लिए। मैं आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करता हूँ जो भी आपका स्टेटमेंट होता है। तो ये है आपका सेल पिच का स्क्रिप्ट, ये आपके मेल पे चला जाएगा। क्लियर है? तो कोई ऐसा है जो एक छोटा सा रोल प्ले कर सकता है, आप अपने ही लैंग्वेज में करिएगा कि एक टैली सेल्स पर्सन बन जाए और दूसरा एक टैली कस्टमर बन जाए। स्क्रिप्ट आपके सामने रहेगी, आप जैसा बंगाली में बोलते हैं आपस में एक हम लोग कर सकते हैं। बोलिए। अच्छा, इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? विश्वजीत मंदिरा नहीं है क्या? नहीं, वो आज आए नहीं। आया नहीं आज। कोई भी एक रोल प्ले, क्योंकि देखिए विटाली में हम ऊपर पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूँ, मैंने तो 5 बार आपसे बोला, सर बोलेंगे कि सर किसी ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया, फिर आपके बीएम आपसे पूछेंगे क्यों नहीं रिप्लाई किया। तो एक छोटा सा रोल प्ले करना है, ये स्क्रिप्ट आपके सामने है, जो लिखा है अपनी लैंग्वेज में इसको बोल देना है, या फिर जो भी जितना सही या फिर गलत वो छोड़ दीजिए कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं।
चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो ठीक है, फिर सेशन को करते हैं क्लोज। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।